कल हम लोग इतिहास में कुछ थोड़ा-सा पढ़े थे, ठीक है? आज हम लोग दूसरे पेज की ओर बढ़े हैं। कल हम लोग साहित्यिक और असाहित्यिक स्रोत के बारे में जाने थे, ठीक है? आज हम लोग देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत का कुछ हिस्सा बचा हुआ था उसमें और असाहित्यिक स्रोत के भी कुछ हिस्से आपको दिख रहे होंगे। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं पहले साहित्यिक स्रोत में कल हम लोग 4 वेद के बारे में पढ़े थे, ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है? अब आज हम लोग देख रहे हैं वेदांत। वेदांत या उपनिषद इसी को उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इसमें आत्मा और परमात्मा की दार्शनिक चर्चा है। फिर दिया हुआ है सूत्र, जैसे कि स्रोत सूत्र और गृह सूत्र, जिसमें नैतिक मूल्यों, धार्मिक संस्कारों से संबंधित साहित्य हैं, ठीक? उसके बाद है रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य आपको मिलेंगे। पाली भाषा में लिखित बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें आमतौर पर त्रिपिटक, 3 टोकरियाँ के रूप में जाना जाता है, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। प्राकृतिक भाषा में प्राकृतिक भाषा में जैन धार्मिक ग्रंथ आमतौर पर अंग कहा जाता है, ठीक है? जो जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है उसको क्या बोला जाता है? अंग बोला जाता है। और पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक बोला जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है, ठीक? इस तरह हम लोग साहित्यिक स्रोत के एक भाग को देख लिए, धार्मिक भाग को, और धर्मनिरपेक्ष भाग को देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष भाग आपका पाणिनि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण, हम लोग कहते हैं ना कि व्याकरण के खोजकर्ता कौन थे? व्याकरण के जो उसमें वर्णमाला है, तो वर्णमाला को कहा जाता है कि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण रचना है, उसी में दिया गया है, लिखा गया है। कालिदास कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, शासनकाल के दौरान, गुप्त शासनकाल के दौरान इन्होंने, कालिदास जो थे गुप्त शासनकाल के दौरान थे, उन्होंने मेघदूत, ऋतु संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे थे। वह सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं, ठीक? उसके बाद आते हैं कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी, ये तो वर्तमान में आ गया है, आपका 12वीं शताब्दी की बात कर रहा है, ठीक? ये प्राचीन से आगे आ चुका है। राजतरंगिणी कि कश्मीर के सामाजिक जीवन के विषय में दर्शाती है कि मतलब 12वीं शताब्दी में वहाँ किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी उसको दर्शा रहा है। दरबारी कवियों द्वारा उनके संरक्षक शासकों की प्रशंसा में लिखित चरित्र या आत्मकथाएं, जैसे कि राजा हर्षवर्धन की प्रशंसा बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित में लिखी गई है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित है, ठीक? संगम साहित्य हम लोग देखेंगे। संगम साहित्य में एकत्रित हुए कवियों द्वारा सबसे पुराना दक्षिण भारतीय साहित्य है, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के समय के बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इस तमिल साहित्य में शिलपादिकारम और मणिमैखलय जैसे साहित्यिक रत्न शामिल हैं। ये दोनों ही दक्षिण भारत में उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर प्रकाश डालते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग असाहित्यिक स्रोत, ठीक? ये जो है सिक्के, असाहित्यिक स्रोत, ये साहित्यिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब है जो लिखित था, ठीक? लिखित रूप में मिला हुआ था। ये सब सब थे जो चिन्ह हैं, पत्थरों पे लिखा हुआ, मतलब पत्थरों पे गढ़ा जाता था, ठीक? और यहाँ है सिक्के द्वारा। सिक्के न केवल विभिन्न राजवंशों का आर्थिक इतिहास ही बताते हैं, बल्कि साथ ही उस समय की लिपि, कला और धर्म जैसे विभिन्न मानदंडों की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही सिक्कों के धातु विद्या, विज्ञान, तकनीकी के संबंध में हुई प्रगति का भी पता चलता है। उदाहरण के तौर पर भारत में प्राप्त भारत में प्राप्त सबसे पुराने सिक्के चांदी और तांबे के बने चिन्हित सिक्के थे। मतलब भारत में जो सबसे प्राचीन तौर पे पुराने सिक्के मिले थे, चांदी और तांबे के बने चिन्हित सिक्के थे, जिन पर केवल कुछ चिन्ह अंकित थे, ठीक है? जबकि बाद के काल में इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर शासकों के नाम व चित्र अंकित किए। इस प्रकार यह पता चलता था कि उस समय ये लोग इस प्रकार के सिक्के बनाते थे, और अगर शासक का नाम लिख दिया जाता था तो उससे पता चलता है कि नहीं, किस शासक के द्वारा ये सिक्का बनवाया गया था। वो लोग अपना कुछ न कुछ
चिन्ह उस पे बनाते रहते थे, जिससे ये जानकारी मतलब पुरातत्ववेत्ताओं को पढ़ने में और जानकारी बताने में आसानी हो जाता था। ठीक है? उसके बाद है पुरातत्व। पुरातत्व मतलब खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर पुरातत्व हमें प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन के विषय में अंदाजा लगाने में मदद करता है। ठीक है? के विषय में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा काल से संबंधित खुदाई में मिले स्थलों से हमें उस काल के बारे में, उस काल के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार दक्षिण भारत में मेगालिथ के रूप में जानी जाने वाली कब्रें दक्कन और दक्षिण भारत में 300 ईसा पूर्व के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालती है। ठीक? उसके बाद आता है भूगर्भीय और जैविक अध्ययन। प्राचीन काल के जीवन को समझने में पशु और पौधों के स्रोत भी पुरातात्विक अध्ययन में सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पर पौधों के अवशेषों के परीक्षण द्वारा और खास तौर पर पराग के विश्लेषण से पाषाणकालीन मानवों की खेती-बाड़ी के विषय में अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रागैतिहासिक स्थानांतरणों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत मतलब विदेशी यात्री भी यहाँ आए और गए थे, उनके बारे में भी कुछ जानकारियाँ इससे मिल जाती है हम लोगों को। प्राचीन काल से बहुत ही यात्री भारत भ्रमण पर आते रहे। इसमें रोमन यूनानी, रोमन और चीनी यात्री प्रमुख थे, जो अपने पीछे हमारे ऐतिहासिक अतीत के समृद्ध विवरण छोड़ गए। इनमें से कुछ प्रमुख थे। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका इंडिका लिखी और मौर्य काल के समाज व प्रशासन के विषय में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराई। ये यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, जो मौर्य शासन काल के दौरान आए और यहाँ मौर्य काल के समाज और प्रशासन के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार यूनानी भाषा में लिखित द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और टालमी की जियोग्राफी भारतीय बंदरगाहों और भारत द्वारा रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार के सामानों के विषय में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। ये जो चीज़ है यूनानी द्वारा लिखित आपको मिल रहा है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इन सब सबूतों के द्वारा पता चलता है कि वो भारतीय बंदरगाह और भारत के रोमन साम्राज्य के बीच क्या-क्या व्यापार होते थे, किस-किस सामानों का आदान-प्रदान होता था। 5वीं सदी में भारत आए बौद्ध यात्री 5वीं शताब्दी में भारत आए बौद्ध यात्री फाहियान ने गुप्त काल के जीवंत विवरण प्रस्तुत किए हैं। 7वीं सदी में एक अन्य प्रमुख बौद्ध यात्री वेनसांग ने भारत का दौरा किया और राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत व नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो कि अब तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता ही होगा, बिहार में है और वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हाँ, लाइब्रेरी भी था आपका और विश्वविद्यालय भी विश्वविद्यालय भी था। वहाँ पे उसमें बहुत किताबें रखी हुई थी, धार्मिक ग्रंथ भी रखे हुए गए थे, ठीक? उन सबको जला दिया गया था, ठीक है? तो चलिए जैसे-जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएँगे हम लोग डेली एक पेज को देखते रहेंगे। आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है? तो अब अगले पेज पे देखते हैं अगले दिन।